एक महत्वपूर्ण जनजाति, वही जनजाति जो गरियाबंद क्षेत्र पे रहती है, वही जनजाति जो गरियाबंद के क्षेत्र में रहती है, जहां से एक महत्वपूर्ण नदी का उद्गम होता है। वो कौन सी नदी है? छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट ना महानदी नहीं है, वो महत्वपूर्ण नदी है तेल नदी। तेल नदी जो कि ज्यादा सुनी नहीं जाती है, लेकिन वहां पर एक नदी बह रही है तेल नदी, जहाँ के क्षेत्रों पे एक महत्वपूर्ण जनजाति निवास करती है। और थोड़ा सा बता देती हूँ, वही जनजाति जो केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। चलो फिर एक और बता देते हैं, वही जनजाति जो रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कही जाती है। तो वो कौन जनजाति, वो कौन सी जनजाति होगी? वो होगी कमार जनजाति। कमार जनजाति का जो रहवासी क्षेत्र है वो है गरियाबंद क्षेत्र, वहां के क्षेत्रों में ये निवास करती है। हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, इसके अध्ययन को हम लोग देखेंगे, काफी स्टडी करेंगे इसमें, और अंदर से आने वाले सारे सवाल यहाँ से जरूर बनेंगे, चाहे एडीओ का एग्जाम हो, चाहे बीएड का एग्जाम हो, चाहे डीएड का एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएससी प्री का एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएससी मेंस का एग्जाम हो। कोई भी एग्जाम निकलने वाले छत्तीसगढ़ से संबंधित होंगे, सारे एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सभी सब्जेक्ट बन रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये है हमारी कमार जनजाति। कमार जनजाति को देख रहे हो, काफी पिछड़े हुए स्थिति में गरियाबंद क्षेत्रों में रहती है। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी उत्पत्ति से जुड़ी छोटी छोटी किंवदंतियां। क्या बात है, कहाँ से थोड़ा सा इनका जुड़ाव चालू हुआ है, आइए देखते हैं। प्राचीन समय की बात है या किंवदंतियां कह लीजिए, सुनी हुई बातें हैं और जो उनके जनरेशन में चली आ रही हैं। कहा गया है कि जब भगवान महादेव मतलब भगवान शिव, महादेव को मानते हैं, शिव पार्वती को भी ये मानते हैं, तो भगवान महादेव जब सभी जनजातियों में सभी लोगों को सब कुछ आशीर्वाद दे दिए, कुछ ना कुछ गिफ्ट कर दिए, तो लास्ट में एक व्यक्ति बच गए थे। और वो व्यक्ति लास्ट में जो भगवान का एक बहुत बड़ा शस्त्र पाए, वो क्या था? भगवान की ओर से धनुष और बाण के रूप में उन्हें प्रदान किया गया। उस लास्ट शेष बचे व्यक्ति को भगवान शिव ने, भगवान महादेव ने स्वयं धनुष और बाण दिया। वही धनुष बाण लेने वाला व्यक्ति हमारे लिए कमार जनजाति कही जाती है। मैं इस लिखे हुए वाक्य को पढ़ देती हूँ ताकि आपको सुनने में और इसको नोट्स बनाने में आसानी हो। देखिए, जब भगवान महादेव सभी जाति को दान दे रहे थे, अंत में एक शेष व्यक्ति को तीर कमान दान देकर उसे अपनी आजीविका चलाने हेतु वरदान दिया, और कालांतर में जाकर यही जनजाति कमार बन गई। कमार की रूपरेखा देख लीजिए। धनुष बाण जो इन्हें प्राचीन काल से भगवान महादेव की ओर से मिला था, वो आज भी चलाती हैं। ऐसा अभेद्य बाण मारती हैं कि पानी की मछली, छोटी छोटी मछलियां भी मार लेते हैं वो। उनके तीर, अपना तीर और बाण खुद ही बनाती हैं, वो खुद ही अपना प्रोडक्ट बनाती हैं। कैसे तीर और धनुष बनाना है उन्हें अच्छे से आता है। पानी में तैरती हुई छोटी छोटी भी मछलियां तीर से मारकर निकाल लेते हैं। उनकी जो अर्जुन वाली शक्ति है इनमें बहुत ज्यादा है। इसी तीर धनुष बाण के उपयोग के चलते ये सैन्य कार्य में निपुण होती हैं। इन्हें सैन्य कार्य में अगर लगा देते हैं तो ये अपने उस कार्य को बहुत अच्छे से करती हैं, क्योंकि तीर धनुष में ये विजेता बनती हैं। देखिए, ये दंपति हैं, ये हमेशा तीर धनुष बाण का उपयोग करते हैं। उड़ते हुए पक्षियों को भी ये तुरंत मार लेते हैं। बहुत ज्यादा इनमें तीव्र शक्ति है, किसी भी उड़ते पक्षी को तीर से मार लेना, धनुष से मार लेना। और जो मछली पानी में छोटी सी छोटी मछली होगी उसको भी निशाना लगाकर मार लेना। जमीन में अगर चूहा अगर जमीन के अंदर घुसा, ये चूहा भी खाते हैं, जंगली चूहा, तो चूहा जो नीचे जमीन में रहता है उसको भी खोद कर और उसको तीर से मार कर उसको भी तुरंत खत्म करते हैं और उसका गोश्त बनाकर खाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें ये अपने उस तीर धनुष से मार के अपनी आजीविका भी चला रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे इनके बारे में। 3 कथन मिलेंगे। एक तो आपने देखा महादेव से मिला हुआ धनुष और तीर जैसे उपहार मिले हैं इनको, और आज वो अभेद्य बाण शक्ति के लिए बहुत ही प्रचलित हैं। और इसके बाद एक और इनके देवता में जुड़ जाते हैं, जहां से ये अपने को उनसे पूर्वज मानते हैं या उनसे उत्पत्ति भी मानते हैं। तो वो देवता कौन से हैं? वो है गरियाबंद में स्थापित देव डोंगर। या आइए देखते हैं, कमार जनजाति लोक मान्यता अनुसार चलिए, कमार जनजाति देखिए, इनकी किंवदंतियों में एक और है, इनके तो देवता ही स्थापित हो गए हैं, ये अपने उनको पूर्वज मानते हैं। तो जनजाति लोक मान्यता अनुसार अपनी उत्पत्ति देव डोंगर से मानते हैं। स्थान है इसका वामन डोंगरी, इसको मैं बताऊंगी अभी, जिसे वामन देव के नाम से जाना जाता है। तो जो ये कमार जनजाति है, इनका जो गरियाबंद क्षेत्र में है एक वामन डोंगरी,
ये डोंगरी का मतलब आप लोग समझ रहे हो, डोंगरी मतलब, हाँ मैं एक बार चर्चा की थी इसका मतलब क्या, तो डोंगरी मतलब होता है पहाड़। कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर या तो देवी का निवास मिलेगा या फिर किसी देवता का निवास जरूर मिलेगा, क्योंकि वो वन देवी या वन देव हो जाते हैं, वो जो उनकी रक्षा करते हैं। तो सभी क्षेत्रों में एक मान्यता के अनुसार ऐसा रहता है। तो यहाँ पर जो गरियाबंद का क्षेत्र है, वामन डोंगरी, यहाँ पर उनके देव डोंगर स्थापित हैं, देव डोंगर स्थापित हैं, और जिसे वामन देव के नाम से जाना जाता है। तो ये देव डोंगरी के नाम से भी उनको बोल देते हैं क्या, वामन देव। हमने इससे पहले देखा था देवी देवताओं का, जब पढ़ाई किए थे तो उसमें हमने देखा था कि जो कमार है इनके जो आराध्य देव या देवी देवता कौन है, तो हमने देखा था वामन देव, और क्या देखा था बताओ, वामन देव देखा था और क्या देखा था, याद आ रहा है, कुछ तो याद आ रहा होगा, कमर में बाम लगाए थे, बाम, वामन देव इसी से कर लिए थे ना, वामन देव इसी से कर लिए थे। चलो धीरे धीरे मैं इसको पढ़ा दूंगी और सभी कंप्लीट करवा दूंगी, इसी में आ जाएगा। फिर देखो इसका निवास स्थान देखेंगे हम, अब हम यहाँ पर निवास स्थान के बारे में देखेंगे, क्योंकि कोई भी जनजाति सिर्फ एक ही जगह संकेंद्रित नहीं होती है, उसके कुछ रिलेशन कहीं और होते हैं, कहीं रिलेटिव और रहते हैं, ऐसे करके कई क्षेत्रों में बिखरी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर, ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर ही ये ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी तरफ कौन सी बोली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्से में कौन सी बोली बोली जाती है, तो वहां पर उड़िया के प्रभाव से लरिया बोली, उड़िया के प्रभाव से लरिया बोली बोली जाती है। और ये सीधे सीधे उड़ीसा की तरफ से, उड़ीसा के जो पहाड़ है वहां पर से आकर ये छत्तीसगढ़ में एंट्री करके और वहां के पहाड़ों में ये रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं गरियाबंद जिला के बिंद्रा नवागढ़, गरियाबंद जो जिला है जो छत्तीसगढ़ के उड़ीसा के साइड में लगा हुआ है, वहां पर देख रहे हैं बिंद्रा नवागढ़ और देवभोग तहसील, इसको अच्छे से याद रखेंगे, बिंद्रा नवागढ़ और देवभोग तहसील, यहीं से निकली है तेल नदी, तेल नदी यहीं से निकली है, जो महानदी की सहायक नदी भी कही जाती है। अब देखते हैं धमतरी में, धमतरी में भी ज्यादा नहीं है, आंशिक रूप से, क्योंकि पहाड़ियों का फैलाव केवल एक ही जगह तो नहीं होता है, कुछ पहाड़ियां जैसे मान लीजिए कुछ पहाड़ियां धमतरी में है, मतलब मेन रूप से कहाँ पे है, मेन रूप से गरियाबंद की पहाड़ियां हैं, या क्षेत्र थोड़ा सा फैला हुआ कहाँ रहेगा, धमतरी में, तो आंशिक रूप से धमतरी हो जाएगा। धमतरी में नगरी और मगरलोड में ये रहते हैं। उसके बाद कांकेर की सीमा, कांकेर की सीमा पर थोड़ा सा रहते हैं, वहां पर भी इनका थोड़ा सा फैलाव है, लेकिन मुख्यतः कहाँ पर है, गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ और देवभोग में है, और थोड़ा सा देखा जाए तो महासमुंद में भी है, ये थोड़ा सा महासमुंद जिला के तमनार, ऐप से बहुत अच्छे से समझेंगे अभी। चलिए मैप से देखते हैं इसको अच्छे से, इसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये पूरा ओवरऑल मैंने छत्तीसगढ़ का नक्शा आपको यहाँ पर सामने रखा है, और गरियाबंद क्षेत्र है वो यहाँ पर है, ये गरियाबंद का क्षेत्र है, जिला गरियाबंद इस तरफ है, छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्से में है, छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में है। और यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा है, महासमुंद, गरियाबंद के जस्ट ऊपर महासमुंद लगा है, और गरियाबंद के जस्ट नीचे धमतरी लगा है। तो ये जो जनजाति पाई जाती हैं इन्हीं क्षेत्रों में ऐसे लंबाई से पाई जाती है, ये पूरा, ये थोड़ा सा यहाँ कांकेर लगा है और यहाँ पर कांकेर है, देख रहे हो आप, कांकेर, यहाँ पर कांकेर है, कांकेर में थोड़ा सा बीच में पूरा आ जाएगा आपका गरियाबंद जिला, और ऊपर आ जाएगा महासमुंद जिला। तो इस मैप से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया समझ में, हाँ इसमें समझ में आपको आ गया है कि मूल रूप से ये गरियाबंद के देवभोग और बिंद्रा नवागढ़ तहसील में रहती हैं, और ऊपर में महासमुंद में इस जगह पे रहती हैं, और यहाँ पर धमतरी में थोड़ा सा रहती हैं, नगरी मगरलोड में, और यहाँ पर कांकेर में थोड़ा सा रहती हैं। इनके लिए प्रकोष्ठ बनाया गया है, इन सारे का नाम इसमें आएगा, लास्ट में आएगा। और इस तरफ जो भी जनजातियां जो भाषा बोलती हैं वो होता है लरिया भाषा, ये हो गया। अब यहीं से जो गरियाबंद का क्षेत्र है यहीं से तेल नदी निकलती है, आइए इस मैप में देखते हैं, अच्छे से देखते हैं इसको।
दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना। मैप अच्छे से पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मैप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप चीजों को देखो, जनजाति में सोचते नहीं होगे कि मैप लगेगा, लेकिन जनजातियों में उतना ही मैप लग रहा है। ये कहाँ से आ रही है, कैसे प्रभाव पड़ रहा है। सारी नदियों के किनारे तो जनजाति बसी हुई है, सारी नदियों के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का निवास है। जहां पर नदियां हैं वही तो है जीवन रेखा, है ना। हर जगह की जीवन रेखा एक नदी होती है, हर जगह की जीवन रेखा एक पहाड़ भी होता है। पहाड़ भी निर्धारित करता है कि सीमा का बंटवारा हो गया। वर्मा और भारत और वर्मा के बीच में कौन सी पहाड़ी सीमा रेखा बनाई, देखो, अराकान योमा। अराकान योमा की पहाड़ियां म्यांमार यानी कि वर्मा से भारत को अलग करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी पहाड़ियां मिलेंगी जो दो देशों को डिवाइड करती है या फिर दो राज्यों को डिवाइड करती हैं। वहां पर नदियां भी ऐसी डिवाइडेशन का काम करती हैं। तो सारी चीजों को आप ध्यान रखोगे। चलो देखते हैं यहाँ पर, ये है तुम्हारा देवभोग तहसील, ये है देवभोग तहसील, और यहीं से निकली है तेल नदी, और यहीं से जाकर आगे निकल गई है, वो मिल गई है महानदी में। और यहाँ पर बिंद्रा नवागढ़, ये है बिंद्रा नवागढ़। ये है बिंद्रा नवागढ़। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इन क्षेत्रों में पूरी कमार जनजाति बसी हुई है, और पूरा इधर पूरा उड़ीसा है, ये पूरा उड़ीसा है, ये क्षेत्र पूरा उड़ीसा का क्षेत्र है। जितने अच्छे तरीके से ये जनजातियां उड़ीसा से लगी है, देख लो कितने बड़े पैमाने पर पूरा क्षेत्र, ये पूरा उड़ीसा उड़ीसा उड़ीसा, सब पूरा उड़ीसा लगा हुआ है यहाँ पर, ये पूरा उड़ीसा का क्षेत्र लगा हुआ है। तो पूरा उड़िया भाषा का प्रभाव पड़ रहा है, तो इनकी जो कल्चर की भाषा है उड़िया प्रभावित होगी। यहाँ से हमको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। इनकी जनसंख्या को हमने याद किया था, इनकी जनसंख्या है 26,622। जनसंख्या को देखते चल रहे हैं साथ साथ, 26,622। और इनकी साक्षरता दर है 38.79%। साक्षरता दर भी देखते चलना है, कम कम है क्योंकि 38.79। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं आर्थिक जीवन। चलिए इसको अंडरलाइन करेंगे तो फिर ऊपर जाए। चलिए आर्थिक जीवन देखते हैं हम। जो कमार जनजाति है आते हैं, उनके आर्थिक जीवन पद्धति पर कैसे अपनी दिनचर्या चलाती है, कैसे अपने बच्चों का, परिवार का भरण पोषण करती है। सबको करना पड़ता है, इन्हें भी अपने परिवार को देखना है। जो जहाँ रह रहा है वहीं पर जी रहा है। चलिए देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि स्थानांतरित कृषि इनकी दाहिया है। यहाँ पर तो आपको बताना ही पड़ेगा फिर से, जो कमार जनजाति की स्थानांतरित कृषि है वो है दाहिया। स्थानांतरित कृषि को हम जान चुके हैं कि एक जगह की भूभाग के वृक्षों को, वहां की झाड़ियों को, बड़े बड़े जो झुरंठी रहते हैं उसको पूरी को जला देते हैं। जलाने के बाद जब वो क्षेत्र साफ हो जाता है जलकर, तो वहां पर जो राख बच जाती है उसमें बीज छोड़ देते हैं। जैसे ही मानसून का पानी, बारिश चालू हुआ, वो बीज अपने आप उग जाता है, क्योंकि वहां के लिए वो कीचड़ और मिट्टी मिल गया उसको। फिर जब वहां से उग जाएगा उसकी कटाई कर लेंगे, काम खत्म। फिर उसके बाद जाएंगे दूसरे क्षेत्र में, फिर वहां पर ऐसे ही करेंगे, स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। तो ऐसे वाले को बोला गया स्थानांतरित कृषि। इनके में स्थानांतरित कृषि को दाहिया बोला जाता है। दाहिया, द में आ की मात्रा, दाहिया। और अगर इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गए तो यहाँ पर जान लो कि दहिया कृषि एक होता है दहिया। जो दहिया कृषि है वो है भतरा में, भतरा जनजाति में दहिया कृषि की जाती है। इसलिए यहाँ पे क्लियर पढ़ना है, कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है। अगर दाहिया बोला तो कमार, और अगर दहिया बोला तो भतरा। यहाँ पर एकदम जहाँ पे आप कंफ्यूजन होते हो वहीं पर नोट भी कर लेना, तो दोनों क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं शिकार। क्योंकि ये जनजाति तीर धनुष का उपयोग करती है, तो अवश्य ये शिकार का काम करती होगी, उड़ते पक्षियों को शिकार करती होगी। और जो मछलियां हैं, छोटे छोटे केकड़े, ये सब जो भी जीव जंतु उनके हिसाब से लगता है कि हमारे खाद्य का हिस्सा है, वो उनका शिकार करती है। जमीन में घुसे हुए चूहों को भी मारती है और उसे भूज भाज के खा लेती है, ठीक ना। तो ये देखिए, शिकार किए जाने वाले जानवर का जो सर होता है, अपने वन देव, जो भी उनके देवी देवता होंगे वन जंगलों के, उसको उसका सर को चढ़ाते हैं। जैसे चढ़ावा करते हैं, कहीं कहीं देख रहे हो कुछ चढ़ावा करते हैं तो देवी को अर्पित करते हैं, उसी तरह ये अपने वन देव को चढ़ाते हैं। अब आजीविका का साधन देख रहे हैं, बांस शिल्प कार्य। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है बांस शिल्प कार्य। कमार जनजाति में बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये बांस शिल्प कार्य में निपुण होते हैं। सारी बांस की कारीगरी इनको बहुत अच्छे से आती है, मार्केटिंग भी होती है इनके तरफ से। तो देख रहे हो बांस शिल्प कार्य, जिसमें सुपा सब जानते हैं, टोकरी, झाड़ू, झांपी और पर्रा,
ये सब सारी बांस के प्रोडक्ट हैं जो दैनिक उपयोग में काम आती है, काफी अच्छा प्रोडक्ट होता है। ये सब हर्बल चीजें हैं, इनको किसी भी प्रकार से प्रकृति को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, तो अच्छी चीजें होती हैं। फिर शहद इकट्ठा करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में आ चुका है ये कि कौन सी जनजाति है जो शहद इकट्ठा करने का कार्य करती है, क्योंकि बीच से घुस कर जो बीच से घुस कर प्रश्न आते हैं वो पूरा पढ़ने वालों को ही बनता है। अगर आप वन लाइनर की किताब ले लोगे, वहां पर तुमको सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें मिलेगी। अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो ये सारी चीजें उनकी पता होनी चाहिए। पूछो कहाँ से पूछोगे, प्रश्न वाला हाल होना चाहिए। हम तैयार हैं तो इसको ऐसे करके याद कर लेना। कमार में जो यहाँ पर कमार लगा है और यहाँ पर शहद लगा है, शहद किससे मिला? मधुमक्खियों से मिला, यहीं पर याद कर लो। तो कमार है वो शहद का इकट्ठा करने का काम करती है, किससे मिला? मधुमक्खियों से मिला। इसका मतलब मधुमक्खी को मार मार के शहद इकट्ठा की, मार मार को याद कर लेना, मधुमक्खी को मार मार कर शहद इकट्ठा करती। कितना जोखिम भरा कार्य है एकदम। मधुमक्खियों में कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड होता है। मधुमक्खियों के डंक में फार्मिक एसिड होता है, जो कि क्वेश्चन में आ चुका है, साइंस सब्जेक्ट का सवाल है कि मधुमक्खियों में जो डंक में पाया जाता है उसमें फार्मिक एसिड होता है। अगर ये ज्यादा मात्रा में काट दे तो उस फार्मिक एसिड से व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो सोचो, ये मौत के मुंह से निकालकर शहद को लाते हैं और जो इसकी जरूरतमंद है उसको वो खरीदते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम करते हैं, शहद इकट्ठा करना। इनके जनजातीय रिवाज में है, इनके जो कार्य में आता है, शहद इकट्ठा करना आता है। देखिए यहाँ पर ये सब, देखिए बहुत सारे बांस के बर्तन बना रही है कमार जनजाति। यहाँ पर देखिए ये सब डलिया है, सूपा है, ये बांस का प्रोडक्ट इकट्ठा छोटा छोटा काट कर उसका हिस्सा रखे, कच्चा माल इसी को बोलते हैं कि काट कर रखे रहती है और उसके बाद धीरे धीरे बैठकर करती है। ये है इनके समय का फल, जो धीरे धीरे गुथ रही हैं चीजों को, एक दिन ये बहुत अच्छा सामान बन जाता है। तो ये वन के प्रोडक्ट को काफी अच्छे से उपयोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए मार्केट में जाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका सामान ओरिजिनल है, किसी चीज से प्रभावित नहीं है। जरूर इनसे सामान खरीदना चाहिए। जो भी हाथ से बनाकर दिया बना रहा है, ऐसे सूपा बर्तन बनाकर ला रहा है, अपने घर के हिसाब से वो बैठा है, कुछ घर का तोड़ा हुआ सब्जी ला रहा है, उन लोगों से अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि उनकी चीजें बहुत अच्छी होती है। हर्बल दृष्टि से एकदम श्योरिटी अच्छी होती है। उसमें कोई, जैसे आजकल चल रहा है इंजेक्शन वाला, है ना, कुछ खाद वाले, उससे तो बहुत अच्छा रहता है ये सब सामान। घर का निकाल कर उन लोग तुरंत लाकर बेचते हैं। तो चीजों को परख लो और अच्छे से उसको मतलब लेना सीखना है इसको, ठीक है, लेना सीखो कि हम कहाँ पर हम सेफ है करके। तो ऐसी चीजें हाथ से बना रहे हैं, फैक्ट्री से बनाएंगे तो ये चीजें बन भी नहीं पाएंगी, बन भी सकती है तो ऐसी नहीं बनेंगी, इतनी मजबूत नहीं बनेंगी। चलिए अब देखते हैं आर्थिक जीवन के बाद। जो आर्थिक जीवन हमने देखा, वो शिकार कर जो चीजें पा रही हैं उसे भी बेचती हैं, जिससे उनका आय अर्जन होता है। जो वो शहद इकट्ठा कर रही हैं वो शहद को बेचती हैं, जिससे थोड़ा सा आय अर्जन होता है। इसके अलावा वो मतलब इसके अलावा मजदूरी भी कर रही हैं, तो काफी अपनी चीजों के लिए काम करती हैं वो भी। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक जीवन कैसा है उनका। सामाजिक जीवन आइए देखते हैं। तो समाज हमने देखा था सभी में पितृसत्तात्मक है, तो कमार जनजाति में भी समाज पितृसत्तात्मक है, पिता के कुल वंश से आगे बढ़ रहा है इनके यहाँ भी। अब देखते हैं सैन्य सेवा में पारंगत होते हैं, चूंकि इनमें तीर धनुष महादेव जी के द्वारा मिला हुआ है। क्योंकि कमार जनजाति को भगवान महादेव के द्वारा ही प्राचीन समय में तीर धनुष का उपहार मिला है, दान मिला है। तो ये उस चीजों को बहुत अच्छे से समझती हैं कि भगवान ने हमें दिया, हम इसका उपयोग जरूर करेंगे। तो ये सैन्य कार्य में भी पारंगत होते हैं। अगर इनको सैन्य शक्ति प्रदान की जाए तो ये बहुत अच्छे सैनिक हैं। अब देखते हैं इनमें टोटम। इससे पहले की क्लास में मैंने टोटम पे सारी क्लास ली है, उसको जाकर पलटकर देख लेंगे कि टोटम क्या होता है। अगर थोड़ी सी स्मरण शक्ति धूमिल होती रहे तो उस टोटम को जाकर देख लेंगे। बोंगावाद को देख लेंगे। बोंगावाद क्या हुआ? अदृश्य शक्ति में विश्वास हुआ। ऐसी शक्तियां जो उनके गांव में रहती हैं, उनके गांव की रक्षा करती हैं, उनके बच्चों की रक्षा करती हैं, उनके वन की रक्षा करती हैं, वो बोंगावाद हो गया। बोंगावाद में ही शामिल है थोड़ी सी अंधविश्वास भी आ जाती है कि ऐसा काम नहीं करेंगे, नहीं तो देवता हम पर नाराज होंगे। तो कुछ चीजों से वो बचते भी हैं, अधर्म से दूर भी रहते हैं। जो हो रहा है उनके लिए समाज में बोंगावाद बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि टोटम हम सीधे जान गए कि निषेध, वर्जन। टोटम का मतलब क्या हुआ?
ऐसे ऐसे शब्दों को जानना है, क्योंकि सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि टोटम क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन, टोटम क्या है, तो आपको हाँ आंसर में टिक लगाना होगा, निषेध है। अगर निषेध नहीं लिखा है तो वर्जना होगी, वर्जना। अगर वर्जना शब्द भी नहीं लिखा होगा तो मनाही लिखा होगा। तो टोटम के लिए 3-4 शब्द यूज हो सकते हैं। आपको बोला जाएगा ये काम मत करो, मतलब टोटम है वो, ये काम को निषेध है मतलब टोटम है वो, और मनाही है मतलब टोटम है वो। तो टोटम का मतलब यही हो गया, जनजातीय समाज में टोटम पद्धति चलती है, कुछ ना कुछ हर जनजाति में एक टोटम पाया जाता है। वैसे ही कमार में भी टोटम पाया जाता है, किसी न किसी चीज की मनाही होती है, उनके देवी देवताओं से जुड़कर, उनकी प्रकृति से जुड़कर मनाही होती है। तो इनके में कमार में क्या है, घोड़े को छूना, घोड़े को छूना मना होता है, ये कभी घोड़े को नहीं छूते हैं, घोड़े को छू लिए मतलब अभिशापित हो गए। तो इस तरह से देख रहे हैं कि घोड़े को छूना निषेध होता है इनमें। कमार को अच्छे से याद रखेंगे कि घोड़े को छूना मना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। क्योंकि मैंने कौन से एग्जाम में आया है ये बस नहीं लिखा है, लेकिन ये एग्जाम में आया है, एक नहीं 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि किस जनजाति में घोड़े से छूना मना है। सीधे सीधे आंसर कमार हो जाएगा। और कमार के बारे में लिखिए, 4 ऑप्शन है, उसमें लिखा है एक घोड़े को छूने की मनाही है, तो ये आंसर ले लेना है वहां पर। फिर उसके बाद आते हैं बाल कटवाना अपराध है। कमार जनजाति में बाल नहीं कटवाते हैं उन लोग, सारे कमार जनजातियों के बाल थोड़े लंबे लंबे रहते हैं, क्योंकि उन्हें मान्यता है कि बाल उनको नहीं कटवाना है, क्योंकि अपने अपने रिवाज के अनुसार वो जी रहे हैं और वो अच्छे ही है एक प्रकार से, जो भी उनके में रिवाज है प्रथा है उसका वो पालन कर रहे हैं। तो उनमें 2 टोटम पाया गया है, एक घोड़े को छूने का मनाही है, दूसरा बाल मनाही है। अब अगला देखते हैं मृतक संस्कार। इनमें जो मृतक संस्कार है वो 3 दिन तक स्पेशल रूप से चलता है, 3 दिन तक। और इसी में क्या हो रहा है, मृत्यु होने पर ये क्वेश्चन भी आ चुका है, जब कमार में ऐसी प्रथा है कि मृत्यु होने पर वो घर का त्याग कर देते हैं, पूरा का पूरा जो भी घर होता है, 1 रूम का 2 रूम का जो भी होता है उसको हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, छुआछूत हो जाता है, उस घर को उस याद को ही छोड़ देते हैं। मतलब उस घर से काफी चीजें जुड़ जाती हैं, उनके में रिवाज है कि आप जिस घर में मृतक हुए हैं उस घर को छोड़कर दूसरा घर बना लो। उनके लिए कठिन बात नहीं है, मिट्टी इकट्ठा करते हैं, गिलावा बनाते हैं और थोड़ा सा घर खड़ा कर लेते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। घर बनाना इन्हें अच्छे से आता है, मिट्टी पर्याप्त है प्रकृति में, इकट्ठा किए, पानी मिलाकर और गिलावा तैयार किए और खड़ा कर दिए, दीमक की तरह तुरंत खड़ा हो जाता है। तो ऐसा है इनमें, और उसको गिरने में भी टाइम नहीं लगता है, छोड़ दिए तो तुरंत भी गिर जाएगा पानी बरसात पड़ के। तो ऐसा होता है। मृतक संस्कार 3 दिन तक चलता है, मृत्यु होने पर घर का त्याग कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और आईएमपी है। ऐसी कौन सी जनजाति है जहां मृत्यु होने पर घर का त्याग कर देती है, वो है कमार जनजाति। चल रहा है ना ये। चलिए आगे देखते हैं कि उन्हीं मृतक संस्कार में एक और संस्कार है इनका कि जो पार्थिव शरीर होता है, निर्जीव शरीर होता है, मृतक शरीर होता है, उसका सिर ये उत्तर दिशा की ओर रखते हैं। और किसी में भी प्रचलित होगा पर इनमें विशेष रूप से उत्तर दिशा की ओर रखते हैं। मृतक का शरीर जो होता है एक खास दिशा में रखा जाता है, पूर्व पश्चिम को वैसे नहीं रखते हैं, हर कोई नहीं रखता है। पूर्व पश्चिम को एक शुभ दिशा माना गया है, तो पूर्व पश्चिम को छोड़कर वो उत्तर की ओर सिर रखते हैं, या फिर कोई किसी किसी में दक्षिण की ओर सिर रखते हैं। तो मृतक के लिए ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। उत्तर को क्या बोलते हैं मालूम है छत्तीसगढ़ी भाषा में? किसी को मालूम है? उत्तर को बोलते हैं उत्ती। तुम लोग को छत्तीसगढ़ लैंग्वेज भी किसी दिन पढ़ाना पड़ेगा, और चलो इसको अलग से पढ़ा देंगे, ठीक ना, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, मेरे समय भी नहीं रहेगा। तो उत्तर दिशा को बोलते हैं उत्ती दिशा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में उत्तर को उत्ती बोला जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हो मृतक का सिर इस तरफ रहता है, तो ऐसा ये इनमें चलन है। चलिए आइए देखते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं इनका विवाह, विवाह संस्कार। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं कि किस जनजाति के विवाह संस्कार में मंडप में कौन सी लकड़ी उपयोग की जाती है। काफी कॉम्प्लिकेशन का सवाल रहता है, क्योंकि इस हद तक कोई पढ़ता नहीं है। मैंने खोज कर लाया है इस जनजाति में कि कमार जनजाति में जो मंडप कार्यक्रम होता है वहां पर कौन सी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो ये महुआ लकड़ी का उपयोग किया जाता है।
देख रहे हो अभी ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं सीजीपीएससी में, पिछले बार 7-8 सवालों को डिलीट किया गया है। ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं जहां पर बहुत विवादित हो जा रहा है, कोई कुछ आंसर बता रहा है, कोई कुछ आंसर बता रहा है, दोनों ही सही हो जाते हैं, फिर वो जाके डिलीट हो जाता है। तो इसमें हम अच्छे से जान लेते हैं, कमार जनजाति में परफेक्टली जान लेते हैं कि महुआ की लकड़ी से इनके यहाँ मंडप तैयार किया जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक अपहरण विवाह, इनके यहाँ भी सारी विवाह पद्धति होती है। छत्तीसगढ़ में जितने विवाह चल रहे हैं सभी जनजातियों में विवाह वो मनाया जाता है, पर कुछ खास खास मैंने विवाह पद्धतियों में पढ़ाया है, वो खास खास है, मतलब विशेष और महत्वपूर्ण वाले जो विवाह है उसको तो आप बिल्कुल अच्छे से रट्टम रट्टा याद रखोगे। और ओवरऑल देखोगे तो सारी जनजातियों में सभी प्रकार के विवाह, क्या दूल्हा बारात लेकर नहीं आता है? सबके यहाँ आता है। कभी कभी दुल्हन भी बारात लेके जाती है, सबके यहाँ भी हो सकता है। कभी कभी अपहरण विवाह, क्या सबके यहाँ नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या प्रेम विवाह सबके यहाँ नहीं हो सकता? हो सकता है। तो बहुत सारे विवाह सभी जनजातियों में होते हैं। कुछ खास मैंने बताए हैं विवाह पद्धति में, तो वहां से आप लोग एक बार जाकर फिर से देख लेंगे और अच्छे से उसको ट्रिकी स्टाइल से मैंने याद करवाया है खास खास में क्या है। अब देखिए सह पलायन विवाह को उरड़िया विवाह कहते हैं। कमार में इसे अच्छे से इसको भी याद कर लेंगे कि कमार में सह पलायन विवाह को उरड़िया विवाह कहा जाता है। अब देखते हैं गोत्र, इसके गोत्र को अच्छे से याद रखेंगे। मैंने गोत्र बीच बीच में पढ़ाया है आप लोगों को कि कमार जनजाति में 2 गोत्र समूह होते हैं, एक होता है बुधरजिया और दूसरा होता है पहाड़पतिया। मकाड़िया को एकदम स्पेशल अंदर में याद करना पड़ेगा, किसी की अंदर में आती है। तो पहला हो जाएगा बुधरजिया, इसी को बोलेंगे बुंदर जीवा। अगर आपके प्रश्न में अगर बुधरजिया पूछा जाता है तो भी ठीक है, अगर बुंदर जीवा पूछा जाता है तो भी ठीक है। अगर प्रश्न आता है कि बुधरजिया किसकी उपजाति है? कमार की। अगर प्रश्न आता है कि बुंदर जीवा किसकी उपजाति है? कमार की। घूम न जाना दिमाग से कि ये तो हम नहीं देखे थे, कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को रखा है, या ये। तो ये है उच्च जाति में आती है, इनके जो कुलों में एक उच्च जाति में आती है और मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। तो हमने देखा पहला बुधरजिया और दूसरा हो जाएगा पहाड़पतिया। जो मैदान में रही वो बुधरजिया और जो पहाड़ में रहेगी वो पहाड़पतिया। जो पहाड़ में है वो पहाड़पतिया, इसी को पहाड़िया भी बोल दिया जाता है। पहाड़ से पहाड़िया कर लेना, पहाड़पतिया या पहाड़िया। अब देखो ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, इसी के अंतर्गत मकाड़िया भी आती है। तो मकाड़िया को अगर स्पेशल बहुत अंदर से घुस कर जब सवाल आते हैं, इंटरनल सवाल आते हैं कि पहाड़पतिया की कौन सी उपजाति है मकाड़िया, अगर स्पेशल पूछ दिया जाए कि मकाड़िया किसकी है, किसके अंदर आती है, तो पहाड़पतिया के अंतर्गत आती है। इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर जो पहाड़पतिया या पहाड़िया पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है और इसके अंदर मकाड़िया आती है। हमने देखा था याद करते समय कि मकाड़िया जो होती है बंदर का मांस खाती है, तो मकाड़िया से कनेक्ट कर लीजिएगा, मारकर मांस खाती है बंदर का। अब यहाँ पे देखो लोहे की पूजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ये लोहे की पूजा दुर्गा देवी के रूप में करते हैं। क्योंकि ये लोहार जनजाति तो नहीं है, लोहार जनजाति मतलब जो लोहे को गलाकर काम करती है वो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति हो गई? अगरिया हो गई। अगरिया जनजाति जो कवर्धा क्षेत्रों में निवास करती है और लोहे को गलाकर अच्छे औजार बनाती है, वो और क्या करती है उसे बोला जाता है छत्तीसगढ़ की इंजीनियर जनजाति बोला जाता है। तो चूंकि यहाँ पर हम उसको देख रहे हैं तो ये कनेक्ट मत समझिएगा कि लोहे का काम करती है, लोहे की पूजा करती है, लेकिन लोहे को दुर्गा देवी का रूप मानती है। देख रहे हो लोहे की मूर्ति आती है ना बड़ी बड़ी दुर्गा जी की, वैसे याद कर लेना। तो लोहे की पूजा दुर्गा देवी के रूप में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और किसमें करते हैं? कमार में करते हैं। आईएमपी है, इसको भी अच्छे से याद रखना है, स्लिप नहीं करना है। काफी पढ़ते पढ़ते चीजें स्लिप हो रही हैं, पर इसको क्या है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है किसमें क्या होता है। ये है बार बार पढ़ने वाली चीजें हैं जहां पर, क्योंकि ये उड़िया भाषा के प्रभाव से काफी चीजें तुमको यहाँ पे दिख रही हैं। अब देखते हैं देवता। अब हम जो शुरू में बताए थे कि आपको देवता भी बताना है, हमने जो बताया था वो है वामन देव, गाता डूमा और पोगरी देव। तीनों देवता पहले ही देख चुके थे देवी देवता वाले क्लास में। तो वामन देव से हमने देखा था बाम लगाना, थोड़ी सी ट्रिकी कर लेते हैं याद करने के लिए। वामन देव में हमने देखा था बाम लगाना, और यहाँ पर गाना गा के गाता गाता हुआ बाम लगाना। पोगरी मैंने हमने देखा था कमर से कमार भी पकड़ा जा रहा है यहाँ पर, तो कमर में यानी कि पोगरी में गा गा के बाम लगाना, ऐसे करके याद कर। कभी कभी कमर दर्द हो जाती है तो बाम लगाते हैं, तो वहां पे कमार को याद कर लेना, उसी क्षण याद कर लेना। वामन देव, गाता डूमा और ये पोगरी देव, ऐसे करके याद कर लेना। फिर आते हैं पीतर कुरिया।
पीतर में पीतर लगा है, पीतर मतलब पूर्वजों को बोला गया है पीतर देव, और यहाँ पे पुरिया मतलब क्या होगा, घर, ये हो गया पितृदेव। पितृदेव देखो ऐसे जो पितृ लिखा है, जो हम हिंदी में शुद्ध हिंदी में पितृ लिख रहे हैं, वो पितृ को छत्तीसगढ़ी में पितृ नहीं बोला जाता है, पितृ को बोलेंगे पितर, पितृ को बोलेंगे पितर। पितृपक्ष हम लोग हिंदी में बोलते हैं पितृपक्ष, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलेंगे पितर पक्ष। तो ये है पितर पुरिया मतलब पूर्वजों का घर। पूर्वजों के लिए एक रूम उनका रहता है जहाँ पर उनका समय समय पर पूजा आराधना की जाती है, कुछ उनको भोग लगाया जाता है। कुल खानदान इसी से चालू होता है इनका। चलिए अब देखते हैं सांस्कृतिक जीवन। अब जो कमार जनजाति है, याद रखते चलिएगा, ये कमार के ही बारे में पूरा चल रहा है। कमार जनजाति के बारे में सांस्कृतिक जीवन देख रहे हैं। तो गोदना हमने देखा था, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन है, बैगा। सर्वाधिक गोदना प्रिय, प्रिय आ गया मतलब बैगा हो गया। बैगा को बैग भी कर सकते हो, बैग बहुत प्रिय चीज होती है, हम रोज रखते हैं यानी प्रिय होती है, तो प्रिय से बैगा को याद रख लेना। और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जाति हो जाएगी कमार। इस सेंटेंस को याद रखना, दोनों में फर्क है। और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली मतलब वो ये लोग बल्कि बैगा लोग चेस्ट में छोड़ भी देते होंगे गोदना गोदवाना, पर कमार लोग चेस्ट में भी यानी छाती में वक्ष स्थल में भी बहुत अच्छे तरीके से कमार लोग गोदना गुदवाते हैं। श्री कृष्ण जी की आकृति गुदवाते हैं। सोचो कितना हार्ड होगा, कितना सहन करना पड़ता होगा। वो तो खुद सुई चुभा रहे हैं और सुई चुभाने में बहुत दर्द होता है, और छाती जैसी चीजों पे वो गोदना गुदवा रहे हैं, मतलब काफी हार्ड है। अब देखते हैं ये किससे गोदना गुदवाते हैं, तो देवार जाति की महिलाओं से। चूंकि महिलाओं में ही गोदना प्रथा है, तो महिला को महिला ही गोदेगी, इस प्रकार से है। तो महिला जाति, देवार जाति की महिला के द्वारा गोदना गुदवाया जाता है। इस देवार जाति को कमार में याद रखना है गोदना पद्धति में। और झेला गोदना हमने बैगा में देखा था, बादी जनजाति के द्वारा इसमें देखा था, बैगा में देखा था। और यहाँ पर जो देवार जाति है वो कमार में गोद रही है। चलिए अब देखते हैं पर्व। जैसे सभी जनजातियां अपने अपने पर्व मनाती हैं, तो ये भी उसी प्रकार से कॉमन रूप से पर्व मनाती हैं। हरेली ये भी मनाती है, नवाखानी ये भी मनाती है, पर नवाखानी को स्पेशल रूप से पहाड़ी कोरवा में याद रखना, उनमें स्पेशल है थोड़ा सा। जैसे होता है ना कि कोई खास चीज बहुत खास होती है, तो पहाड़ी कोरवा में नवाखानी बहुत खास होती है। पहाड़ी कोरवा में नवाघानी भी देखे थे। नवाघानी क्या था, मृतक संस्कार था, तो वो फर्क को भी याद रखना है। तो ये जनजाति है जो कमार, ये हरेली भी मनाती है, नवाखानी भी मनाती है, दशहरा भी, दिवाली में, और भी कुछ अन्य होंगे, तो मैं एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजों को लिखना उचित नहीं समझी, हालांकि सभी कुछ ये भी मनाती हैं। अब देखते हैं गुर माटी या मांग माटी, मांगर माटी देख रहे हैं, मांगर माटी या गुर माटी। मांगर माटी से आप ऐसा दिमाग जाता होगा कि जब विवाह का कार्यक्रम हो रहा है उसे मांगर माटी कार्यक्रम चलता है ना, है वहां भी होता है, लेकिन यहाँ पर अलग से तुमको दूसरे प्रकार से याद करना पड़ेगा। पूर्वजों की गांव की मिट्टी को कमार में बोला जाता है मांगर माटी। ये देखो मांगर माटी, इसमें माटी लग गया, माटी मतलब मिट्टी हो गया। और यहाँ पर गुर है, यहाँ पर भी माटी है, मतलब मिट्टी हो गया। तो गुर माटी या मांगर माटी पूर्वजों के गांव की मिट्टी को कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। किस जनजाति में पूर्वजों के गांव की मिट्टी को गुर माटी या मांगर माटी कहा जाता है, तो आंसर होगा कमार। अगला है झाखर। झाखर माने पुजारी, कमार है, मैं इसे थोड़ा सा याद कर लो ट्रिकी स्टाइल से। कमार में मार लगा है, यहाँ पर मार लगा है कमार का, और पुजारी को बोल रहे हैं मार मार गए कि पूजा कर, पूजा कर। वो बार बार झांक के देख रहा, आवत है कि नहीं आवत है, आवत है कि नहीं आवत है, ऐसे करेगा। बार बार उसको मार रहे हैं तो झांक रहा है, आवत है कि नहीं आवत है, तो झांकता है। तो यहाँ पर झांकर याद कर लेना, झाखर। झाखर मतलब पुजारी हो गया। थोड़ी स्टाइल का डेवलपमेंट कर लो याद करने के लिए कि तंत्र मंत्र के जानकार को बैगा बोला जाता है। ये बैगा जनजाति नहीं है, ये बैगा का एक उपाधि देकर रखें। देखो बैगा एक उपाधि हो जाता है, डॉक्टर एक उपाधि हो जाता है, उसी तरह से ये अपने डॉक्टर को किसी का भी नाम दे सकते हैं। ये अपने यहाँ जो तंत्र मंत्र के जानकार है या जो उनका उपचार कर रहा है उसको सीधे सीधे बोल देते हैं बैगा लागे। अब देते हैं नृत्य। कमार जनजाति की महिलाएं दिवाली के समय सुआ नृत्य करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सुआ नृत्य कर रही हैं वो कमार जनजाति की महिलाएं कर रही हैं और गोंड जनजाति की भी महिलाएं करती हैं। गोंड जनजाति में भी करते हैं और कमार जनजाति में भी करते हैं। तो सुआ नृत्य अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नृत्य वाले क्लास में बताया था कि सुआ नृत्य क्या है। तो सिर पर एक टोकरी रखते हैं, ये सिर है, सिर के ऊपर एक टोकरी रखते हैं, इसमें 2 ठे चिड़िया रहती हैं। देखो ऐसी बनेगा चिड़िया मेरे से ना। तो 2 ठे चिड़िया रहती हैं उसके सिर पर, इसी में अनाज धान वगैरह फूल पत्ती इसको सुंदर सुंदर फुंदने उंदने लगाकर इसको टोकरी को मस्त तैयार कर देती हैं। बन तो गया कुछ काज है ना, तैयार कर देती हैं और सब मिलकर नृत्य करती हैं। उन लोग सुआ नृत्य करती है, ताली की थाप में करती हैं। और ये क्या होते हैं, इसमें पुरुष का कोई का योगदान नहीं होता है, ये महिला प्रधान होता है सुआ नृत्य। तो देखो यहाँ पर कितने अच्छे से ये उस चीज को तैयार करके दिवाली के समय नृत्य करती हैं। गोंड में भी करते हैं और कमार में भी करते हैं। तो कमार में स्पेशल याद रख लेना कि कमार जनजाति की महिलाएं दिवाली में सुआ नृत्य करती हैं। लोक नृत्य में इनमें मांदर का बहुत अच्छा प्रचलन है। बाकी नृत्यों में यह मांदर का प्रयोग करती हैं, लेकिन सुआ नृत्य में मांदर वगैरह नहीं लगता है। बाकी नृत्य में मांदर का बहुत प्रयोग होता है। चलो राजनीतिक जीवन देखो। पंचायत प्रमुख कुरहा, इनके पंचायत प्रमुख को कुरहा कहा जाता है, देख लिया था हमने। पंचायत सदस्य पटेल, पंच, कोटवार या चपरासी नाम बोला जाता है, इसको याद कर लेंगे। और देखो शासकीय प्रयास क्या किया गया है, कमार विकास प्राधिकरण गरियाबंद में ओपन किया गया है और कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी, भानु प्रतापपुर और महासमुंद में। ये देख लो यहाँ पर, ये महासमुंद जिला है, यहाँ पर नगरी महासमुंद जिले में खोला गया है। मतलब देखो कमार विकास प्रकोष्ठ कहाँ कहाँ पर है, तो धमतरी के नगरी में है और भानु प्रतापपुर, कांकेर के भानु प्रतापपुर में है और महासमुंद में। 3 जगह प्रकोष्ठ खोला गया है। तो इस प्रकार देख रहे हो कि कमार जनजाति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेंस के लिए पूरा का पूरा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर प्रश्न आता है कि कमार जनजाति के बारे में लेख लिखिए, या अलग से पूछा जाता है कि कमार जनजाति के बारे में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन का उल्लेख करते हुए वर्णन कीजिए, तो ये सारी चीजें आपको देनी होंगी। और अंदर से एडीओ के एग्जाम, डीएड, बीएड जैसे भी जो भी एग्जाम प्री हो रहे हैं, सबके भीतर से आने वाले सवाल काफी कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसको अच्छे से याद करना है सबको और कंप्लीट पढ़ाई करनी है, ठीक है।